हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास की इस सीरीज़ का अगला पार्ट। और इससे पहले हमने भारतीय इतिहास की ये जो सीरीज़ चला रखी है इसके कई पार्ट बना दिए हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, उसमें पड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जा कर के ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। और इस सीरीज़ के दौरान जितने भी मैंने इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन सभी को आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो आपको अन्य किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो प्राचीन काल में पारसिक एवं यूनानी आक्रमण। तो देखिए, प्राचीन काल में भारत में पारसिक और यूनानी आक्रमण हुए हैं, तो उनसे जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो फैक्ट नंबर 332 कहता है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। तो देखिए, ईरान पर जो है प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हकमनी वंश जो है ईरान से संबंधित है और हकमनी वंश के राजाओं ने ही भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली। तो देखिए, डेरियस प्रथम एक व्यक्ति था या राजा था, डेरियस प्रथम, इसने जो है भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता पाई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सायरा प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। तो देखिए, आज के जो है क्वेश्चन है थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, आप लोगों ने यह वीडियो 2 से 3 बार देख लिया तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। कुछ नई चीज़ें हैं, सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर मैं आप लोगों से दावा करता हूँ कि आपने 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। तो फिर से देख लेते हैं। सायरा प्रथम विदेशी था। देखिए, सायरा जो था प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया। तो प्रथम विदेशी जो सायरा था उसने जो है भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। तो यह महत्वपूर्ण सवाल आप लोग याद रख लीजिएगा, स्टेट पीसीएस में भी बन सकता है ये और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी बन सकता है। तो देख लेते हैं। ईरानी आक्रमण के चलते जो है पश्चिमोत्तर भारत में जो खरोष्ठी लिपि आई थी वो ईरानी आक्रमण के चलते ही आई थी। तो ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में जो है खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ईरानी आक्रमण से अरमेइक लिपि का प्रचार हुआ। तो देखिए, ईरानी आक्रमण से जो है पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का भी प्रचार हुआ और ईरानी आक्रमण से ही जो है अरमेइक लिपि का भी प्रचार हुआ। तो ये 2 लिपि महत्वपूर्ण याद रख लीजिएगा, खरोष्ठी लिपि और अरमेइक लिपि जो है ईरानी आक्रमणों के चलते भारत में आई, विकसित हुई और उनका प्रचार प्रसार फैला। अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा एकमेनिड शासकों से ली थी। तो देखिए, एकमेनिड शासक हुआ करते थे, उनसे जो है अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की जो प्रथा है अपनाई थी, उन शासकों को देखकर या उनकी नकल की थी। तो देख लेते हैं। अशोक जो राजा था, मौर्य साम्राज्य का राजा था, उसने चट्टान पर अभिलेख खुदवाने की जो प्रथा है एकमेनिड जो शासक हुआ करते थे उनसे ली थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। पारसिक छत्र प्रणाली का प्रयोग भारत में शक तथा कुशल शासकों ने किया। तो देखिए, पारसिक एक छत्र प्रणाली हुआ करती थी, पारसिक छत्र प्रणाली, जिसका प्रयोग भारत में जो है शक शासकों, जिनका महान शासक शक शासकों का हुआ कनिष्क, और कुशल शासकों ने जो है पारसिक छत्र प्रणाली का भारत में प्रयोग किया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ईरानी शासकों ने सिंध तथा गांधार प्रदेशों पर अधिकार किया। तो देखिए, ईरानी जो आक्रमणकारी थे, ईरानी शासक थे, भारत पर आक्रमण किया तथा सिंध और गांधार क्षेत्रों में जो है उन्होंने अधिकार कर लिया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हकमनी शासक दारा तृतीय को सिकंदर ने हराया। तो देखिए, सिकंदर महान जो मैसेडोनिया नामक देश से आया था और भारत पर भी इसने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो हकमनी शासक जो दारा तृतीय हुआ करता था उसको सिकंदर महान ने हराया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार सवाल तो बनता है कि सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 बीसी हो जाता है, लेकिन यह भी आप लोग सवाल महत्वपूर्ण रूप से याद रख लीजिएगा कि जो सिकंदर था उसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। तो देखिए, सिकंदर जो था, सिकंदर राजा, उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप द्वितीय
सिकंदर के पिता थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। ये बार बार सवाल बन जाता है कि जो सिकंदर था उसका गुरु कौन था। तो सिकंदर के जो गुरु थे वह अरस्तु थे। यूनानी दार्शनिक अरस्तु सिकंदर के गुरु हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम। तो देखिए सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था बुकेफेलस। बुकेफेलस जो है सिकंदर जो महान था उसका प्रिय घोड़ा था बुकेफेलस। ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। बुकेफेलस जो था सिकंदर का जो है प्रिय घोड़ा था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सिकंदर का, एक मिनट थोड़ा आगे बढ़ा के देख लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। तो देखिए जो सिकंदर था जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और ये मकदूनिया का शासक हुआ करता था और विश्व विजय की ये कामना रखता था अपने मन में। तो जो सिकंदर था, सिकंदर का जो प्रधान सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था। और कालांतर में जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भी युद्ध होता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पराजित कर दिया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया। तो देखिए सिकंदर की सेना जो थी जब भारत में आई और ब्यास नदी देखी उन्होंने, तो ब्यास नदी को पार करने या उससे आगे जाने से मना कर दिया। तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने जो है मना कर दिया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिकंदर ने 2 नगर की स्थापना की। तो देखिए सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। जो क्षेत्र जीता था उसने निकैया अर्थात विजयनगर तथा बुकेफेलस। तो देखिए बुकेफेलस उसके प्रिय घोड़े का नाम भी था। तो देखिए सिकंदर ने 2 नगर बसाए, उसमें एक नाम जो है अपने घोड़े के नाम पर बुकेफेलस रख दिया और दूसरे नगर का नाम निकैया, जिसका अर्थ होता है विजयनगर। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। तो देखिए सिकंदर की जो मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व में हो गई थी और बेबीलोन नामक स्थान पे हुई थी। देखिए सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में हो गई थी बेबीलोन नामक स्थान पे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। तो देखिए भारतीय दार्शनिक हुआ करता था कालानास तत्कालीन, उसको जो है सिकंदर अपने साथ ले गया। तो सिकंदर जो है भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो मेरा अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और अन्य सभी विषयों के भी हम वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग जाके मेरे वीडियो सेशंस में जाके देखिए, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगले सवाल की ओर आते हैं। 350 नंबर फैक्ट है मौर्य वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे आज हम ख़त्म कर लेंगे और आज का वीडियो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसने जो है शासन किया और मौर्य वंश की जो है इसने स्थापना की। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था और इसने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया और भारत में जो है अखंड भारत में जो है इसने शासन किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। तो देखिए 322 ईसा पूर्व में जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है और मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, जो 322 ईसा पूर्व में जो है नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ग्रहण की। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने अपनी सैनिक शिक्षा जो है तक्षशिला जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, तत्कालीन बौद्ध विश्वविद्यालय और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसमें जो है चाणक्य के शिक्षक भी हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कौशल के राजा प्रसेनजीत, राजवैद्य, जीवक, चाणक्य, बौद्ध विद्वान, वसुबंधु, ये सभी, एक मिनट देख लेते हैं, ये सवाल थोड़ा सा लंबा है। तो देखिए कौशल के राजा प्रसेनजीत के जो राजवैद्य थे, जीवक, चाणक्य बौद्ध विद्वान थे और वसुबंधु,
सब यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो देखिए जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उससे देखिए किन किन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो कौशल के राजा जो प्रसेनजीत हुआ करते थे, राजवैद्य जो जीवक हुआ करते थे, तथा चाणक्य जो बौद्ध विद्वान हुए हैं, और वसुबंधु, ये सभी जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक बार बार पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो है लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चंद्रगुप्त शासन काल के दौरान उनके गुरु रहे चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अर्थशास्त्र यह मत समझिएगा कि इससे धन का विज्ञान संबंधित कोई बात मिल जाएगी। अर्थशास्त्र पुस्तक यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस थे। तो देखिए यूनानी शासकों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की उपाधि दी थी, और चंद्रगुप्त को अन्य नाम या उपनाम सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से जाना करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो संज्ञा है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान होती है, उसके जो है सबसे प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ का जो अभिलेख गिरनार अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख है, और ये गुजरात राज्य में है। तो जूनागढ़ के जो अभिलेख है उससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। देखिए गिरनार नहीं, यहाँ जूनागढ़ अभिलेख है, मैंने गलती से बोल दिया था, तो वो लोग आप माइंड मत कीजिएगा। जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और जूनागढ़ नामक स्थान पे है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। तो देखिए अभी हमें थोड़ी देर से पहले हमने इसको पढ़ा था कि जो सेल्यूकस निकेटर था वह सिकंदर जो मैसेडोनियाई राजा था, सिकंदर का जो है प्रधान सेनापति हुआ करता था, और उसके और सिकंदर के जो प्रधान सेनापति सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो है युद्ध हुआ था 305 बीसी में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सेल्यूकस उसने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर जो था उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजय के बाद अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, तथा अपने राजदूत मेगस्थनीज जो था जिसका नाम उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है कि जो मेगस्थनीज जो राजदूत हुआ करता था वह किसका था। तो वह सेल्यूकस निकेटर का था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और उसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। तो देखिए नीचे वही की चर्चा की गई है कि एक मिनट देख लेते हैं। मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए तत्कालीन मौर्यकालीन समाज की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, भारत की क्या दशा थी, इसकी जो है इसकी जो है वर्णन जो है इंडिका पुस्तक में जो है मेगस्थनीज ने किया था। तो मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत हुआ करता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और उसने अपने जो भी अनुभव प्राप्त किए भारत से, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से या मौर्य वंश से, उसने इस पुस्तक में जो है पूरा वर्णन किया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्लूटोर्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। तो देखिए प्लूटोर्क एक विद्वान हुआ करते थे, तो उन्होंने प्लूटोर्क के जो है अनुसार चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जीवन के अंतिम समय चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के प्रथम शासक और संस्थापक भी थे, वो उन्होंने अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म को स्वीकार लिया था, और उनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक नामक स्थान पे हुई थी, और जैन धर्म को अंतिम दिनों में उन्होंने स्वीकारा था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना कार्लेनियस सेल्यूकस की पुत्री। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, तो जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है तो वह अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम हेलेना या कार्नेलिया था, हेलेना कार्नेलिया, उसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करा देता है, और जो है अपना जो राजदूत हुआ करता था मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के पास छोड़ देता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त का जैन गुरु
भद्रवाह था। तो देखिए चंद्रगुप्त का जो जैन गुरु था वह भद्रवाह था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म से दीक्षित किया और जैन धर्म को अपनाने के लिए सलाह भी दिया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त ने एक किताब लिखी जिसे सूत्रकावेली कहते हैं। तो देखिए भद्रबाहु जो जैन आचार्य हुआ करते थे और चंद्रगुप्त जो है जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाया था, उन्होंने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका जो नाम है सूत्रकावेली। सूत्रकावेली पुस्तक जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिसको भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त ने मिलकर लिखा था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 BC में हुई थी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपने अंतिम समय में अपना लिया था और उनकी मृत्यु जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जो है 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से शरीर त्याग कर दिया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना शरीर जो है संलेखना विधि के द्वारा त्याग कर दिया था। संलेखना विधि जैन धर्म में वह विधि कहलाती है जो जल और भोजन सब त्याग कर अपने शरीर का जो है त्याग देते हैं, शरीर आत्मा को त्याग देते हैं, वही संलेखना विधि कहलाती है। तो अन्न जल त्याग कर जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वही संलेखना विधि कहलाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से ही अपना शरीर त्याग दिया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़ाकर इसको। तो देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो विलियम जोन्स जो अंग्रेज थे वह पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से की थी। तो देखिए जो सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में जो सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी, तो विलियम जोन्स ने ही, वह अंग्रेज विद्वान थे। विलियम जोन्स वह पहले अंग्रेज विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में भारतीय ग्रंथों में की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस जो है यूनानी राजा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा करते थे। अब आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीबोर्था नाम दिया। तो देखिए पाटलिपुत्र जो राजधानी हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य की, तो मेगस्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को पालीबोर्था नाम दिया था। तो पाटलिपुत्र का नाम दिया था मेगस्थनीज ने, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।